मुल्ला नसरुद्दीन अपनी पत्नी के साथ एक बगीचे में बैठा हुआ था। सांझ हो गई, सूरज ढल गया, तारे निकलने लगे। पास की ही एक झाड़ी के पीछे एक युवक और एक युवती बड़ा प्रेमालाप कर रहे हैं। खूब छन रही हैं बातें, गहरी बातें छन रही। दोनों चुपचाप बैठे सुन रहे हैं। आखिर युवक ने कहा कि मैं तुम्हारे बिना ना रह सकूंगा, मैं मर जाऊंगा। तुम ही मेरा जीवन हो, तुम ही मेरे प्राण हो, तुम ही मेरा काव्य हो, तुम ही मेरी आत्मा हो। तुम मुझे मिली तो सब मिल गया, और तुम मुझे नहीं मिल सकी तो सब खो जाएगा। मैं विवाह का निवेदन करता हूं, मुझे अंगीकार करो। मैं ना कुछ अपात्र हूं, मगर मेरे प्रेम को देखो, मेरी आत्मा को पहचानो। मुल्ला की पत्नी ने मुल्ला को हुद्दा मारा और कहा कि जरा खांसो, खकारो, सचेत कर दो, ये लड़का फंसा जा रहा है। मुल्ला ने कहा भाड़ में जा लड़का, मुझे किसने चेताया था? मैं क्यों किसी को चेताऊं? जब मैं यही नालायकी की बात तुझसे कर रहा था तो किसी हरामजादे ने ना खांसा ना खकारा। हम भी क्यों खांसे खकारे? अरे अपनी भोगेगा, खुद भोगेगा, भोगने दो। मैंने सुना है एक गांव में एक गधा था, वो बड़ा आस्तिक था। गधे अक्सर आस्तिक होते। उसकी खूबी ये थी कि उसका मालिक उसको लेके घूमता था, और तुम उससे कुछ भी पूछो, ईश्वर है, वो सिर हिला के कहता कि हां। आत्मा है, वो सिर हिला के कहता कि हां। परलोक है, हां। पुनर्जन्म होता है, हां। लोग उसको पैसा देते मालिक को कि भाई वाह, आदमियों तक को पता नहीं इतना ज्ञान, ऐसा वेदांत। और ये गधे को इतना वेदांत आता है, और उसने उसको कुल इतना सिखा रखा था कि सिर हिलाना। तो कुछ भी पूछे वही पूछता था, और गधे को पता था कि वो कुछ भी पूछे, वो पूछते ऐसी बात था जिसमें हां कहने से आस्तिकता पता चले। एक भीड़ लगी थी, लोग वेदांत की ये चर्चा सुन रहे थे। गधा गजब कर रहा था, पैसे पे पैसे पड़ रहे थे। लोग कह रहे थे गधा नहीं है, कोई योग भ्रष्ट महात्मा है, कोई महायोगी रहा पिछले जन्म में। नसरुद्दीन भी खड़ा था। नसरुद्दीन ने कहा कि एक काम मैं भी करके देखना चाहता हूं, मैं इसके कान में कुछ कहना चाहता हूं, फिर यहां भरे तब मैं देखूं। उसके मालिक ने कहा अच्छा, क्योंकि मालिक को तो पता ही था कुछ भी कहो वहां भरेगा। उसको क्या पता कि नसरुद्दीन क्या कहेगा। नसरुद्दीन को उसके कान में कुछ कहा, गधा एकदम इंकार करने लगा कि नहीं, बिल्कुल नहीं। सारी भीड़ चौंकी, मालिक भी चौंका। मालिक ने पूछा भाई बताओगे तुमने क्या पूछा? कहा मैंने पूछा कि विवाह करोगे? नहीं करेंगे। इतनी अकल गधे में भी है। एक मनोवैज्ञानिक पागलों को देखने गया था। पागलखाने के प्रधान ने एक कटघरे के सामने खड़े होकर उसे बताया कि इस पागल को देख रहे हैं। वो पागल अंदर एक तस्वीर लिए हुए था, छाती से लगा रहा था, आंसू झरझर गिर रहे थे, वर्षा की झड़ी लगी थी। रो रहा था, पुकार रहा था कि हे प्रिय तुम कहां हो, कब मिलोगी, बहुत देर हो गई, कब तक पुकारूं, कब तक खोजूं। पागलखाने के प्रधान ने बताया कि यह आदमी न खाता न पीता, सूख के हड्डी हो गया, बस ये फोटो लिए।
मनोवैज्ञानिक ने पूछा ये फोटो किसकी है? इसने कहा ये इसकी प्रेमिका की फोटो, और वो इसी मिली नहीं। उसी दुख में ये पागल हो गया। फिर दूसरे कटघरे के सामने रुके, वहां एक आदमी अपने बाल नोच रहा था और दीवार से सिर मार रहा था। उसने पूछा इसे क्या हो गया? प्रधान ने कहा कि ये वही जो प्रेमिका उसको नहीं मिली, इसको मिल गई, वही स्त्री, इसका विवाह हो गया उससे, तब से ये पागल हो गया है। इसकी हालत और बदतर है। मुल्ला नसरुद्दीन अपने शिकार के अनुभव बता रहा था, खूब बढ़ा चढ़ाकर। बातों ही बातों में उसने ये भी कहा कि मैं अलग अलग जानवरों को बुलाने के लिए विभिन्न प्रकार की आवाजें निकालना जानता हूं। इससे शिकार करना आसान हो जाता है। जैसे हिरण को बुलाना हो तो एक विशेष प्रकार की आवाज करने से आसपास जो भी हिरण हो वो भागा चला आता है। एक मित्र ने पूछा, अच्छा यदि किसी शेरनी को बुलाना हो तो कैसी आवाज करोगे? मुल्ला ने झट चिंगाड़ते हुए एक खास किस्म की आवाज निकाली। फौरन बैठक खाने का दरवाजा खुला और मुल्ला की बीवी गुलजान ने बाहर आके कहा, कहिए क्या बात, आज आप बहुत शोरगुल कर रहे हैं, बर्दाश्त के बाहर हुई जा रही है बात। अब यदि जरा सा भी हल्ला गुल्ला किया तो कह देती हूं कच्चा निकल जाऊंगी। मुल्ला नसरुद्दीन और उसकी पत्नी सुबह सुबह नाश्ते पे बात कर रहे थे। झगड़ा हो गया बातचीत में। पति पत्नी में और होते ही क्या सिवाय झगड़े के। मुल्ला की पत्नी ने कहा, एक बात ख्याल रखो हमेशा, तुम ही मेरे पीछे पड़े थे, मैं तुम्हारे पीछे नहीं पड़ी थी। नसरुद्दीन ने कहा, वो बात सच है, क्योंकि चूहादानी किसी चूहे के पीछे नहीं दौड़ती, चूहा खुद ही मूर्ख फंस जाता है। मुल्ला नसरुद्दीन के घर एक दिन किसी दंपति ने दरवाजा खटखटाया। सांझ का वक्त। मुल्ला ने ऐसा जरा सा दरवाजा खोला। पति पत्नी ने बाहर से देखा, दोनों बड़े हैरान हुए। मुल्ला नंग धड़ंग खड़ा है, सिर्फ टाई बांधे हुए, मगर अब क्या करना? एकदम हट जाना भी ठीक नहीं मालूम होता, अभद्रता मालूम होगी। मुल्ला भी एकदम दरवाजा बंद कर दे तो भी अभद्रता मालूम होगी। तो मुल्ला ने कहा, आइए आइए। उनको भी भीतर आना पड़ा। भारतीय नारी वो पीछे पति के छिप के आई, क्या करना क्या है, कहां फंस गए। और पति ने इस तरह का भाव दिखाया कि जैसे उसको कुछ पता ही नहीं कि मुल्ला नंगा है। कहिए कैसे हैं सब, ये वो इधर उधर की बात चलने लगी। मैं पत्नी को तो एक ही पड़ा था कि ये और सब बातें चल रही हैं, असली बात कब होगी। आखिर पत्नी ने कहा, ये सब बकवास बंद करो जी, पहले ये तो पत पूछोगे ये नंगे क्यों? मैं पूछे लेती हूं अगर तुमसे नहीं बनता तो, क्या आप नंगे क्यों हैं? तो नसरुद्दीन ने कहा, इतने वक्त मुझे कोई मिलने आता ही नहीं, और गर्मी के दिन तो अपने घर में नंगा ना रहूं तो कोई किसी और के घर में नंगा रहूं? अरे अपने बाप का घर है, किसी और के बाप का है, जैसे रहना वैसे रहेंगे। और इस वक्त कोई आते नहीं मिलने। तो पत्नी ने कहा, अच्छा ये भी ठीक है, फिर टाई क्यों बांधे हुए? तो मुल्ला ने कहा, अरे कभी कोई भूल चूक सा आ जाए, जैसे तुम आ गए, तो कुछ तो कम से कम पहने रहो। मुल्ला नसरुद्दीन ने डॉक्टर को फोन किया। आधी रात कि पत्नी को बहुत जोर से पेट में दर्द हो रहा है, लगता है बच्चा पैदा होने का क्षण आ गया, आप इसी वक्त आ जाएं। आधी रात, बरसा, आंधी, डॉक्टर बेचारा उठा, किसी तरह गाड़ी स्टार्ट ना हो, बामुश्किल धक्का दे दो आके गाड़ी स्टार्ट हुई, किसी तरह पहुंचा, जाके अंदर पहुंचा। एक 5 मिनट बाद उसने खिड़की के बाहर मुंह झांका और नसरुद्दीन से कहा, नसरुद्दीन हथौड़ा है? नसरुद्दीन थोड़ा डरा। हथौड़ा लाया निकाल के,
एक दो मिनट बाद फिर खटर पटर की आवाज अंदर से आती रही। नसरुद्दीन थोड़ा डरा भी कि हथौड़े की क्या कर रहा है, आदमी होश में, न समझा तो नहीं किए हुए, ये डॉक्टर है कि वेटनरी डॉक्टर है, क्या है मामला। फिर 2 मिनट बाद वो आदमी बाहर आया और डॉक्टर ने फिर नसरुद्दीन से कहा कि ऐसा करो भाई, आरी तो नहीं है। नसरुद्दीन फिर भी कुछ नहीं बोला, आरी ला के दे दी। वो तो 2 मिनट बाद फिर डॉक्टर बाहर आ गया और कहने लगा कि एक बड़ी चट्टान हो तो उठा लाओ। नसरुद्दीन ने कहा बहुत हो गया डॉक्टर साहब, माजरा क्या है, मेरी पत्नी को तकलीफ क्या है। डॉक्टर ने कहा तुम्हारी पत्नी से सवाल ये भी कहां उठता, अभी मेरी पेट ही नहीं खुल रही। पहले मेरी पेट ही तो खोले, फिर तुम्हारी पत्नी की जांच परख करूं। तो कई की पेटी ऐसी बंद है कि खुलती नहीं। हथौड़ा बुलाओ, आरी बुलाओ, चट्टान लाओ। अब आखिर में उसने सोचा कि चट्टान पटक के पेटी को तोड़ ही डालो, क्योंकि पत्नी मरी जा रही, चिल्ला रही है, चीख पुकार मचा रही, और नसरुद्दीन उसकी चीख पुकार सुन रहा है और खटर पटर की आवाज सुन रहा है। उसको लग रहा है कि डॉक्टर कर क्या रहा है, हथौड़े मार रहा है मेरी पत्नी को, आरी चला रहा है उसके पेट पे, या क्या कर रहा है, किस तरह का ऑपरेशन हो रहा है। यहां मोहल्ले पड़ोस के लोगों को यही डर लगा रहता है, क्योंकि यहां से आवाजें उठती हैं आश्रम से एक एक तरह की। किसी का आरी चलाई जा रही है, किसी पे हथौड़ा मारा जा रहा है, और यहां सिर्फ पेटी नहीं खुल रही। पहले पेटी तो खुले, फिर आगे कुछ दूसरा काम हो। मुल्ला नसरुद्दीन बहुत दिनों से गुलजान के पिता से मिलने की सोच रहा था, मगर हिम्मत न जुटा पाता था। लेकिन जब बहुत दिन हो गए तो एक दिन हिम्मत करके पहुंच ही गया और गुलजान के पिता से बोला कि मैं आपकी बेटी से निकाह करना चाहता हूं। पिता ने मुल्ला नसरुद्दीन को ऊपर से नीचे तक देखा और पूछा, मगर क्या तुम गुलजान की मम्मी से भी मिले या नहीं? जी, नसरुद्दीन ने कहा, उनसे भी मिला, मगर मुझे गुलजान ही ज्यादा पसंद आई। गुलजान भागती हुई आई और नसरुद्दीन से बोली कि जल्दी से कुछ करो, मुन्ने ने 10 पैसे का सिक्का निकल लिया है। मुल्ला नसरुद्दीन बोला, तो निकल भी लेने दो, आखिर 10 पैसे में अब आता ही क्या है, निकाल के भी क्या करेंगे। ऐसे ही एक दिन उसने डॉक्टर को फोन किया कि मेरा लड़का, मेरा फाउंटेन पेन निकल गया है, तो मैं क्या करूं? तो डॉक्टर ने कहा कि मैं आता हूं, आधा घंटा तो लग ही जाएगा। तो मुल्ला ने कहा, लेकिन आधा घंटा मैं क्या करूं? तो डॉक्टर ने कहा, आधा घंटा तुम क्या करो? अरे तब तक पेंसिल से लिखो, और क्या करोगे? या बाल पॉइंट हो तो उससे लिखो। मुल्ला नसरुद्दीन घबराते हुए बोला, सुनती हो फजलू की अम्मा, भूल से फजलू का कंबल मेरे हाथ से बालकनी से नीचे गिर गया। पत्नी बोली मुल्ला से, हाय, अब फजलू को सर्दी लग गई तो? मुल्ला बोला, घबराओ नहीं, फजलू को सर्दी कभी नहीं लग सकती, फजलू भी कंबल में लिपटा हुआ है। मुल्ला नसरुद्दीन एक रात अपनी पत्नी से कह रहा था, फजलू की मां,
जेल में रहने से कई फायदे हैं। एक तो बड़ा फायदा है। पत्नी ने कहा, क्या उल्टी सीधी बातें बकते हो, जेल में रहने से फायदा? क्या फायदा है जी? मुल्ला बोला, यही कि वहां कोई कम वक्त आधी रात को जगा कि ये नहीं कहता कि जाके देखाओ कि पिछवाड़े वाला दरवाजा बंद है कि खुला। नसरुद्दीन ने अपने व्याख्यान के बाद लोगों से कहा कि मित्रों, यदि किसी को कुछ पूछना हो तो कृपया एक कागज पर लिख के पूछ लें। सिर्फ एक ही कागज आया जिस पर सिर्फ इतना ही लिखा हुआ था, गधा। नसरुद्दीन बोला, मित्रों, किसी सज्जन ने अपना नाम तो लिख के भेज दिया लेकिन प्रश्न नहीं पूछा। मुल्ला नसरुद्दीन बुढ़ापे में तंग आकर अस्पताल में भर्ती हो गया। एक युवा और सुंदर नर्स उसके वार्ड में ड्यूटी पर थी। एक दिन उस नर्स ने मुल्ला से कहा कि कल से मेरी ड्यूटी जनाना वार्ड में लगेगी। इस पर मुल्ला ने कहा, मेरी बदली भी तब जनाना वार्ड में करा दो। नर्स ने कहा, आपको जनाना वार्ड में शर्म नहीं आएगी? मुल्ला ने कहा, शर्म की क्या बात है, वहां तो मैं पैदा ही हुआ था। पड़ोस के लोगों ने एक वयोवृद्ध नेताजी से झंडा फहराने का निवेदन किया। नेताजी ने प्रसन्न होकर कहा, ठीक है, मेरे पास एक पुराना झंडा पड़ा है, मैं भी नौकर को भेजकर स्कूल के मैदान में गड़वा देता हूँ। नया खरीदने की क्या जरूरत है, मैं सुबह आ जाऊंगा फहराने, आप लोग कुछ फिक्र न करिए। नेताजी ने नौकर से झंडा गड़ा आने को कहा। नौकर था शराबी, आखिर नेताजी का नौकर ठहरा। भूल गया। रात 3 बजे उसे याद आई, बेचारा घबरा कर झंडा गड़ा आया। गलती केवल इतनी हुई कि रात के अंधेरे में वो अपनी पत्नी का पेटीकोट बांधा है। सुबह जब नेताजी ने रस्सी खींची तो पेटीकोट हवा में लहरा उठी। भीड़ ने उचक उचक के तालियां पीटी। नेताजी बोले, भाइयों और बहनों, मुबारक हो। फिर उन्होंने झंडे की तरफ इशारा करके कहा, यही है वह राष्ट्रीय प्रतीक जिसकी छत्र छाया में हम पिछले 30 सालों से पल रहे। हमें इस पर नाज। दुनिया में किसी भी राष्ट्र का प्रतीक इतना सुंदर नहीं। लोग ये सुनकर हंस हंस कर लोटपोट हो गए। भीड़ को इतना खुश देखकर नेताजी को भी जोश आ गया। वे झंडे की तरफ हाथ उठा के बोले, यही है वह जिस पर मैंने अपनी सारी जवानी नछावर कर दी। इसी की इज्जत बचाने के लिए मैं भी 3 बार जेल गया। सच कहता हूं, मैंने तो कसम खा ली थी कि जीऊंगा तो इसके लिए, और अगर मरना पड़ा तो मरूंगा भी इसी के लिए। नेताजी ने कहना जारी रखा, यद्यपि यह भी एक कपड़े का टुकड़ा ही है, मगर इसमें ऐसे ऐसे राज छिपे कि इसके पीछे कई मर्दों ने अपने प्राण तक कुर्बान कर दी। अरे ये चीज ही ऐसी कि इसे देखकर खून जोश मारता है। जवान ही नहीं, बूढ़ों की रगों में भी गर्मी आ जाती। तालियों की करतल ध्वनि से मैदान गूंज उठा। नेताजी बोले, आप सब लोग इतने उल्लास से भर के अपने राष्ट्रीय प्रतीक को इतने प्रेम भाव से देख रहे हैं, यह जानकर मैं अति आनंदित हूं। जब यह हवा में लहराता है और ऊपर नीचे उठता गिरता है तो सभी टकटकी बांध कर देखते रह जाते हैं। इसी से यह ज्ञात हो जाता है कि हमारे देशवासियों के मन में पवित्र भावना है। और जब हम इसे ऊपर उठाकर शान से सड़कों पर चलते हैं तो क्या जवान क्या बूढ़े सभी आह्लादित हो उठते। मुझ बूढ़े की यह प्रार्थना है कि जब मैं मर जाऊं तो मेरे ऊपर कफन की जगह इसी को गड़ा देना, ताकि जिससे जिंदगी भर चाहा मरते वक्त उसी के नीचे लेटने की मेरी आत्मा को संतोष मिले। और अब मैं जाता हूं उस हरामजादे नौकर की तलाश में जो कि